सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण कविता देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी राजनीति विज्ञान से संबंधित कविता। आज की कविता का पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना में सुस्पष्ट उभरता है? यानी आपको बताना, आपको विकल्प दिए जाएंगे, आपको बताना कि इसमें प्रस्तावना में सुस्पष्ट क्या उभरता है। तो प्रस्तावना यानी उद्देशिका, प्रस्तावना यानी उद्देशिका में सुस्पष्ट रूप से क्या उभरता है? पहला है संविधान कब अधिनियमित हुआ था। दूसरा है जिन आदर्शों को प्राप्त करना है। तीसरा है शासन का तंत्र कैसा है। और चौथा है प्राधिकार का स्रोत क्या है। निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना में सुस्पष्ट उभरता है? संविधान कब अधिनियमित हुआ, जिन आदर्शों को प्राप्त करना है, शासन का तंत्र, अधिकार, प्राधिकार का स्रोत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका हो जाएगा, आपको पहला विकल्प है उसमें है 2, 3 और 4, दूसरा विकल्प है 1, 2, 3, तीसरा है 1 और 2 और चौथा है ये सभी। तो आपको जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से देख के बताना है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना में सुस्पष्ट रूप से क्या उभरता है। तो पहला है 2, 3 और 4। तो 2, दूसरे में जिन आदर्शों को प्राप्त करना है, शासन का तंत्र, प्राधिकार का स्रोत। दूसरा है 1, 2, 3 यानी संविधान कब नियमित हुआ, जिन आदर्शों को प्राप्त करना है और शासन का तंत्र। तीसरे में 1 और 2 और चौथे में ये सभी। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 4 सुनना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान कब अधिनियमित हुआ यह सुस्पष्ट रूप से उभरता है। जिन आदर्शों को प्राप्त करना यह प्रस्तावना में वर्णित है। शासन का तंत्र कैसा रहेगा यह प्रस्तावना में वर्णित है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये हैं। तो आपको वो अनुच्छेद बताने हैं जिन 5 अनुच्छेदों में संविधान में समानता का अधिकार वर्णित किया गया है। तो पहला है अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 16 से 20 और तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 13 से 17 और चौथा विकल्प है ये सभी। तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? 5। तो आपको बताना कि वो अनुच्छेद 5 कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। तो 14, 15, 16, 17 और 18 जो अनुच्छेद हैं इसमें किसका वर्णन किया गया है? समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अमेरिकी संविधान की किस विशेषता का हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ा? तो अमेरिकी संविधान की वो विशेषता बताने जिसका हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ा। पहला है संघ व्यवस्था, दूसरा विकल्प है मौलिक अधिकार, तीसरा विकल्प है न्यायिक पुनर्निरीक्षण और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो अमेरिकी संविधान की किस विशेषता का हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ा? तो उसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। हमारी कविज का अगला प्रश्न रहेगा, हाँ विद्यार्थी, इस प्रश्न में पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया पहला है सितंबर 1946 में, दूसरा विकल्प अक्टूबर 1946 में, तीसरा विकल्प दिसंबर 1946 में और चौथा विकल्प नवंबर 1946 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कब किया? तो पहला है सितंबर 1946 में, दूसरा विकल्प अक्टूबर 1946 में, तीसरा है दिसंबर 1946 में, चौथा है नवंबर 1946 में। तो विद्यार्थी इसका हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कब किया? सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
अपनी जो अंतरिम सरकार उसका गठन किया था। अब देखिए विद्यार्थियों, अंतरिम सरकार भारत की संविधान सभा से गठित की गई थी। अंतरिम सरकार किससे की गई थी? भारतीय की जो संविधान सभा थी उसी से गठित की गई थी, जिसका कार्य क्या था? जिसका कार्य था ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता के संकलन में सहायता करना था। तो इसलिए ब्रिटिश भारत में जो स्वतंत्रता का दौर था उसमें जो सहायता करने के लिए और अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में सही है? तो आपको बताना है कि प्रस्तावना उद्देशिका के विषय में कौन सा कथन है सही है। तो पहला है, इसे 2 बार संशोधित किया गया है। दूसरा है, यह न्यायालय के द्वारा यह न्यायालय के अधीन परिवर्तनीय नहीं है। तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह संविधान का अंग है। और चौथा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में सही है? इसे 2 बार संशोधित किया गया है। यह न्यायालय के अधीन परिवर्तनीय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह संविधान का अंग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह संविधान का अंग है। दूसरा, यह न्यायालय के अधीन परिवर्तनीय है, नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार से इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। हाँ, अगले प्रश्न देखते हैं, बेरुबारी मामला कब आया था? 1960 में। बेरुबारी मामला कब आया था? 1960 में 8 न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो किस मामले में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? बेरुबेरी मामला। और बेरुबारी मामला कब आया था? 1960 में। कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया था। क्या दिया था? कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद विद्यार्थियों, केशवानंद भारती मामला आया था 1973 में। केशवानंद भारती मामला कब आया था? 1973 में। और इसमें 1973 में 13 न्यायाधीशों की एक बेंच थी, उसने क्या माना? प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो प्रश्न आ जाए कि किस मामले में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो आ जाएगा कि बेरुबेरी मामला था, उसमें माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है 1960 में। और किस मामले में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो आ जाएगा केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला, जिसमें कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीशों की एक बेंच थी, उसने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का मूल संविधान कितनी अनुसूचियों में विभाजित था? भारत का मूल संविधान जब अंगीकृत किया गया था तब कितनी अनुसूचियों में विभाजित था? तो देखिए, आपको विकल्प दिया जाता है। पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 11, तीसरा विकल्प है 10 और चौथा विकल्प है 8 है। तो भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू किया गया था तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? उसमें इसमें 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा है? संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा है? 4 विकल्प दिए जाते हैं। राजगोपालाचारी, दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा विकल्प है स्वामीनाथन और चौथा विकल्प है बी.एन. राव। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने। विकल्प नंबर 2, के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला है बी.एन. राव, दूसरा विकल्प है के.टी. शाह है, तीसरा विकल्प है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और चौथा विकल्प है ए.के. अय्यर।
तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों विकल्प नंबर 1, BN राव को भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न रहेगा, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से अभिप्राय है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उद्देशिका है, उसमें जो वर्णित समाजवादी शब्द है, इस समाजवादी शब्द से क्या अभिप्राय है? समाजवादी जो बाद में जोड़ा गया। तो देखिए, पहला है गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना। दूसरा है न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, वरना गरीब व अमीर के मध्य दूरी भी कम करना। तीसरा विकल्प है उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना। चौथा विकल्प है सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन व निजी क्षेत्रों का उन्मूलन करना। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से क्या अभिप्राय है? गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना। तो केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है, तो न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, वरना गरीब व अमीर के मध्य दूरी को भी कम करना। ये दोनों बात आ गई इसमें, तो यह सही होगा। तीसरा, उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, तो इसमें राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है, गरीब अमीर की दूरी की बात नहीं कही गई है। और सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन व निजी क्षेत्रों का उन्मूलन पूरी तरह से उन्मूलन की बात भी नहीं कही गई है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा न केवल उत्पादन व वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, वरना गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना। तो 2 नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं विद्यार्थियों, आज की क्विज का अगला प्रश्न है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों की श्रेणियों को कब निरस्त कर दिया गया था? तो देखिए, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों की श्रेणियां बनाई गई थी, ए, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी, इस प्रकार से राज्यों की श्रेणियां बनाई गई थी। तो उनको निरस्त कब किया गया? तो देखिए, पहला विकल्प 1954 में, दूसरा 1956 में, तीसरा 1950 में और चौथा 1955 में। आपका विकल्प सही हो जाएगा 1956 में, विकल्प नंबर 2। तो संविधान के परिवर्तन के समय जो राज्यों की श्रेणियां बनाई गई थी उनको कब निरस्त कर दिया गया था? 1956 में। तो देखिए विद्यार्थियों, राज्य की 4 श्रेणियों ए, बी, सी, डी की समाप्ति तथा इनके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों की स्वीकृति प्रदान की गई। कब? 1956 में। 1956 में जो 4 राज्यों की श्रेणी थी ABCD, उनको समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अपनी इस क्विज का अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का स्वरूप है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका में न्याय का स्वरूप क्या है? तो देखिए, पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय और चौथा है उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात की गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राज्य में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्यों में जब संवैधानिक संकट आ जाता है, यह राज्यों की बात कर रहा है प्रश्न कह रहा है कि राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? विकल्प पहला है अनुच्छेद 352, दूसरा है 356, विकल्प नंबर 3 362 और विकल्प नंबर 4 है अनुच्छेद 366। पहला विकल्प है अनुच्छेद 352, दूसरा
अनुच्छेद 356 तीसरा अनुच्छेद, 362 और चौथा विकल्प अनुच्छेद 366। तो विद्यार्थियों आपने यदि इसका उत्तर विकल्प नंबर 2 चुना है 356 राज्यों में संकट होने पर, राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 352 है वो बाहरी आक्रमण के समय लगाया जाता है, और बाहरी आक्रमण हो, शस्त्र विद्रोह की स्थितियों एवं युद्ध की स्थिति में लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल है वो कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 352 के तहत बाहरी आक्रमण होने पर, शस्त्र विद्रोह की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में। और अनुच्छेद 360 कब है? वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर लगाया जाता है। तो अभी तक अनुच्छेद 360 है, इसका जो आपातकाल वो नहीं लगाया गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने राजनीतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की कवरेज देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर देखते रहेंगे। आप अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।